नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। चुनाव में मनोबल बहुत मतलब रखता है। पार्टियों के मनोबल को जांचने के कई तरीके हैं। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान, उम्मीदवारों की भीड़ और दल बदल जैसी कई बातों से मनोबल का पता पड़ता है और इन्हीं से मनोबल के घटने बढ़ने का अनुमान भी लगता है। दिल्ली से हरियाणा क्योंकि सटा हुआ है, इसलिए प्रदेश में पार्टियों की मूड, मनोबल की चर्चा आम है। मगर महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर में भी पार्टियों के मनोबल के संकेत खूब मिल रहे हैं। भाजपा जितना आत्मविश्वास दिखा रही है, उतना ही कांग्रेस भी दिखा रही है। प्रदेश के नेताओं और मुख्यमंत्रियों का भरोसा अकल्पनीय है। ऐसे ही सभी पार्टियों के टिकट दावेदार भी मनोबल से भरपूर है। जाहिर है, मनोबल को कसौटी माने तो विधानसभा चुनावों में मुकाबला कांटे का होगा। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वाले 3 राज्यों में अलग से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसकी वजह से पुराने प्रभारियों की भूमिका कम हुई है। पहले के प्रदेश प्रभारी अब ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजीव प्रताप रूढ़ी प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं। लोकसभा चुनाव में भी वे महासचिव थे, तब उन्होंने अकेले सारे काम किए थे, लेकिन अब वहाँ ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की होड़ में रहे माथुर के प्रभारी रहते रूढ़ी के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं बचता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे में रूढ़ी और माथुर दोनों उनके साथ थे। इसी तरह झारखंड में उत्तर प्रदेश के विनोद पांडे प्रभारी हैं, लेकिन चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और भूपेंद्र यादव को सह प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के झारखंड दौरे में इन दोनों के अलावा विनोद पांडे भी रांची में थे, लेकिन चुनावी कामकाज में उनकी भूमिका कम है। हरियाणा में जगदीश मुखी प्रभारी हैं, लेकिन वे दिल्ली की राजनीति में रमे हुए हैं और भाजपा ने चुनाव लड़ाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया है। सो मुखी से ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका हरियाणा की राजनीति में बढ़ गई है। पुराने प्रभारी नई भूमिका का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के मुख्यमंत्रियों की भाषा बदली है। झारखंड में हेमंत सोरेन बाहरी यानी बिहार से आकर बसे लोगों के प्रति सद्भाव दिखा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी परप्रांतीयों यानी उत्तर भारतीय लोगों का वोट हासिल करने के लिए उनके प्रति सद्भाव दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने सिंहभूम के गोवा में एक सभा में कहा कि अलग होने से अच्छा था कि बिहार में थे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पहले लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, अब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि अलग संदर्भ में ये बात कही, लेकिन माना जा रहा है कि संथाल परगना से बाहर पार्टी के उम्मीदवारों की संभावना बेहतर करने के लिए वो बिहार के प्रति सद्भाव दिखा रहे थे। गौरतलब है कि उन्होंने पिछले दिनों काफी आक्रामक अंदाज में आदिवासी अस्मिता की राजनीति की है। इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने हिंदी बोलने वाले लोगों को प्रचार की कमेटी में रखा है और कुछ खास इलाकों में उनको आगे रखने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि वो एक आध टिकट भी दे सकते हैं। उनकी पार्टी भी उत्तर भारतीयों का विरोध करती रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्होंने ये दांव चला है। कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भाजपा में चल रही खींचतान का फायदा उठाना चाहते हैं और इसके लिए हर जगह कांग्रेस के नेता भाजपा से पूछ रहे हैं कि उसके मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। कांग्रेस इस मामले में बहुत आरामदेह स्थिति में है। महाराष्ट्र और हरियाणा में उसके मुख्यमंत्री हैं, जबकि झारखंड में उसकी गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन हैं। इसलिए उसे यह जवाब नहीं देना है कि उसकी ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। और वैसे भी कांग्रेस में सीएम का दावेदार घोषित करने की परंपरा नहीं रही है। हरियाणा की हर सभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम के दावेदार का नाम बताने की चुनौती दी है। विपक्षी पार्टियों इनेलो और हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता भी यही चुनौती दे रहे हैं। झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने यह सवाल उठाया है और तभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड यात्रा में सबसे ज्यादा सवाल इस बारे में हुए। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में यह साफ किया कि भाजपा नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में भी आधा दर्जन दावेदार हैं और साथ ही भाजपा व शिवसेना में सीएम पद की खींचतान मची है। इसलिए वहां भी कांग्रेस एनसीपी के नेता सीएम के दावेदार का नाम बताने की चुनौती दे रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
कांग्रेस पार्टी इस बार परंपरा से हटकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्दी कर सकती है। इस हफ्ते के अंत में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी की अहम बैठक होगी। छठवीं समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के साथ पार्टी के प्रदेश नेताओं की बैठक 13 और 14 सितंबर को होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाया जाएगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के तुरंत बाद झारखंड की भी पहली सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस ने वैसे तो महागठबंधन बनवाने पर बहुत जोर दिया है और उसके नेता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस, जेएमएम, राजद और जदयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही ये चारों पार्टियां अलग अलग अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जेएमएम की बैठक हर प्रमंडल में चल रही है तो राजद ने भी जिला स्तर पर अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। जदयू को अंदाजा नहीं है कि उसकी क्या स्थिति रहेगी, इसलिए उसके नेता अपनी अपनी पसंद की सीट पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस किसी नए गठबंधन में लड़ने के हिसाब से भी तैयारी कर रही है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को पीछे छोड़ा है। कांग्रेस ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए विजय रथ यात्रा निकाली है। इस हाईटेक रथ यात्रा को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रवाना किया है। हर जिले में कांग्रेस का विजय रथ जाएगा और उसके जरिए लोगों को पिछले 10 साल की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इनेलो ने प्रचार के लिए न्याय रथ निकाला था। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई इन दिनों दुविधा में हैं। उन्होंने भाजपा से तालमेल टूटने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए तुरंत विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी के साथ तालमेल कर लिया था, लेकिन विनोद शर्मा की वजह से बिश्नोई को बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल करने में मुश्किल आ रही है। अगर बसपा के साथ उनका तालमेल नहीं हो पाता है तो उन्हें विनोद शर्मा और गोपाल कांडा के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर खींचतान तेज होने वाली है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेगी। पुराने फॉर्मूले के हिसाब से सीएम पद की दावेदारी शिवसेना की होती है, लेकिन हाल ही में भाजपा ने हरियाणा में पुराना फॉर्मूला खारिज किया, जिसके तहत कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को सीएम पद की दावेदारी दी गई थी। बहरहाल शिवसेना ने कह दिया है कि दूसरी बातों पर समझौता हो सकता है, लेकिन सीएम पद की दावेदारी पर समझौते की गुंजाइश नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी राज्यों में नेताओं के मनोबल पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा को चुनावी प्रदेशों में एक दिक्कत है, उसके मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार क्योंकि घोषित नहीं है, इसलिए चुनावी तैयारियों में केंद्रीय नेताओं पर ही फिलहाल फोकस है। तभी प्रदेश के नेता संभले हुए हैं। इनके मुकाबले हेमंत सोरेन, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भागदौड़ और बयान इनके आत्मविश्वास को दर्शा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के नेता भी एक्टिव और मुखर है, तो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता भी उत्साही संकेत छोड़ रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कायदे से प्रादेशिक क्षत्रपों और गैर भाजपा पार्टियों का मनोबल गिरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदेशों के चुनाव में कांग्रेस सहित सभी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं का मनोबल ऊंचा है। वे पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा से अलग होगा और इसमें नरेंद्र मोदी की लहर नहीं काम करेगी। स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे पर मतदान होगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां नरेंद्र मोदी की लहर के कारण लोकसभा चुनाव में कमजोर हुई है, लेकिन उनका आधार खत्म नहीं हुआ है। 3 राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना वजूद बनाए रखा है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल 2009 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार उसे 2 सीटें मिली हैं। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पहले 2 सीटें थीं और इस बार भी 2 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की ताकत जरूर घटी है, उसको प्रदेश में सिर्फ 4 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस की तरह उसका सफाया नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत कमोबेश बरकरार है और इसलिए वे विधानसभा चुनाव में मजबूत खिलाड़ी रहेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका मुकाबला नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व से था, इसलिए कांग्रेस बुरी तरह से हारी। लेकिन जो पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं थी, उनका प्रदर्शन कमोबेश ठीक रहा, इसलिए विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों का मनोबल ऊंचा है। उनको लग रहा है कि इस चुनाव में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। कांग्रेस बिहार के सदमे से उबरकर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव में मिली जीत ने कांग्रेस का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया है। तीनों सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को हराया। इसके बाद हुए 18 सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। इससे कांग्रेस नेता भी मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में माहौल बदलेगा। कांग्रेस और भाजपा विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं का यह भी मानना है कि प्रदेशों में भाजपा के पास कोई मजबूत और सर्वमान्य नेता नहीं है, इसलिए वह किसी को प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ रही है। ऐसे में सीएम पद के सारे दावेदार अपने करीबियों को टिकट दिलाने, दूसरे की कटवाने और चुनाव में एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। इससे अपने आप विरोधी पार्टियों की संभावना बेहतर होगी। इससे भी विरोधी पार्टियों के नेताओं का मनोबल कमजोर नहीं हुआ है। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी होंगे।
दिलीप, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में जो माहौल है उसमें पार्टियों और नेताओं के मनोबल को लेकर क्या कुछ नजर आता है? मुझे लगता है लोकसभा चुनाव 2014 के परिणाम के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। जो पार्टियां हारी हैं उनके मनोबल में भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में था इस समय उससे ज़्यादा वो आक्रामक हो रहे हैं। मतलब जो हारी हुई पार्टियां भी उठ गई है, बिल्कुल उठ रही है, बिल्कुल। हाँ। और वो इस बार चुनौती को देख पा रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी को चुनौती को उन्होंने उस तरह से नहीं देख पाए थे। उनको लगता था जीत सकते हैं, लेकिन ये नहीं था कि इस तरह की जीत होगी। तो उसके बाद ये लोग इस वक्त ज्यादा सजग भी हैं, सतर्क भी हैं, सावधान भी है, साथ साथ अपने मनोबल को, कार्यकर्ताओं के मनोबल को, पार्टी के लीडरशिप में जो एक माहौल है, उनके जो मनोबल है उसमें काफी आक्रामकता आई है। चाहे आप हरियाणा में देखें, चाहे आप झारखंड में जो विरोधी हैं उनको देखें, या फिर आप महाराष्ट्र में देखें, तो मुझे लगता है कि जो, और या फिर जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पार्टियों के नेताओं के मनोबल में मुझे किसी तरह की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग कारण हैं, उनको आप अलग से देख सकते हैं कि क्या कारण है। लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने को लेके जो आत्मविश्वास और मनोबल की जो बात कर रहे हैं, वो सब में, वो कहीं पे भी आप 19-20 इस वक्त नहीं देख सकते। लगातार दोनों लड़ने के लिए तैयारी दोनों तरफ से बराबर का हो रहा है इस वक्त। अजीत, इस बात के साथ में क्या वजह क्या हो सकती है? क्या लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनावों का चरित्र अलग है, इसलिए ये मनोबल नेताओं पार्टियों में या जो हारे हुए हैं उनमें बढ़ रहा है, या क्या वजह? ये तो सारी पार्टियां जो हारी हुई पार्टियां वो भी मान रही हैं कि विधानसभा का चुनाव अलग होगा, लोकसभा की तरह नहीं होगा। नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। 3 महीने 4 महीने जो सरकार काम करेगी उस पर एक एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, ये एक फैक्टर है। लेकिन जो चुनाव के बाद जो घटनाएं हुई हैं, जैसे हरियाणा में तालमेल होते होते टूट गया, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ तालमेल हो रहा था, होते होते बीजेपी का टूट गया। तो बीजेपी और बिश्नोई अलग अलग हुए, इससे कांग्रेस का मनोबल और इनेलो का मनोबल बढ़ा। महाराष्ट्र में तालमेल करने में दिक्कत आ रही है, शिवसेना के साथ सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है। और जो दूसरी 2 छोटी पार्टियां हैं, जैसे आरपीआई और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, इनका एक अलग दबाव है कि हमको इतनी सीटें, उसका झगड़ा वहां है। इसी तरह से झारखंड में पार्टी अकेले लड़ेगी और दूसरी तरफ एक महागठबंधन बन रहा है जिस पर बिहार के पॉजिटिव नतीजों का असर है। तो ये जो तीनों चारों राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उनसे जो हारी हुई पार्टियां हैं उनका मनोबल उठा है। नहीं तो दिलीप जी, इसमें आपके अनुसार ये भाजपा की नकारात्मक, क्योंकि इससे एक ये भी लगता है कि भाजपा आक्रामक राजनीति कर रही है एक तरह से, क्योंकि वो छोटी पार्टियों को महत्व नहीं दे रही, उनको आत्मविश्वास बहुत ज्यादा, ये मतलब इसका असर एक दूसरी पार्टियों पे उल्टा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सी स्थिति नहीं है। इसमें 3 आप घटना को, महाराष्ट्र में सीएम की हुटिंग हुई, हरियाणा में सीएम की हुटिंग हुई, झारखंड में हुई है। लेकिन आप झारखंड में रिएक्शन को देखिए, हरियाणा में उसके बाद के रिएक्शन को देखिए, और फिर महाराष्ट्र में रिएक्शन को देखिए। वो एक तरह से वो मनोबल, मतलब लड़ाई लड़ने के मनोबल का प्रतीक था। बिल्कुल बिल्कुल वो था। दूसरा, अगर झारखंड में देखते हैं तो एक कई लोगों से जो बातचीत होती है, कहते हैं कि अब पहली बार चुनाव में, इस बार विधानसभा चुनाव में गुरुजी रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर में रहेंगे। हेमंत चुनाव लड़ रहे हैं तो जो युवा जोश है उसमें वो भी है, लेकिन जो उनके विरोधी हैं उनको लगता है कि ये मौका है। तो उनके लिए यह भी मनोबल बढ़ाने की बात है कि गुरुजी से टक्कर लेने वाला कोई ऐसा नेतृत्व झारखंड में नहीं था, लेकिन इस बार चूंकि हेमंत से लड़ना है तो वो लगता है कि उनके लिए इस बार ज्यादा आक्रामक तरीके से वो हेमंत से लड़ सकते हैं। फिर कांग्रेस के भी जो लोग हैं, महागठबंधन की जो कह रहे हैं, जो विजय हुआ बिहार में, उससे वो लोग काफी उत्साहित हैं, काफी उत्सुक हैं। और तमाम इसके बावजूद भी कि गठबंधन की पूरी जो शर्तें हैं उनकी अपनी, उन शर्तों पे तमाम चीजें अभी नहीं हो रही है, उनको नहीं लग रहा है गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन पार्टी के नेताओं में, पार्टियों में ये हताशा नहीं है, ये निराशा नहीं है जो मई के नतीजों के तत्काल बाद हुई, लेकिन उसकी वजह उनकी अपनी ताकत या अपने आप को रिकवर कर लेने का वो नहीं है, बल्कि भाजपा की को लेकर आई उल्टी खबरें उसकी वजह से। जिस तरह से भाजपा चुनाव जीती 2014 में, जीत के जिस आक्रामक तेवर से वो आए, तो उनको एक लगता भी है कि जो अब अगर आपको अब चुनाव लड़ना है और अपने अपोनेंट पे आक्रामक होना, इससे पहले उस जरूरत है कि आप अपने मनोबल को, पार्टी में कार्यकर्ताओं के जो पूरे मनोदशा है उसको मजबूत रखने की आवश्यकता है। अजीत, उम्मीदवारों के और टिकटार्थियों को लेकर मतलब टिकटार्थियों की मनोदशा और नेताओं की मनोदशा से क्या इंडिकेट होता है? उसका तो इंडिकेशन ये है कि बीजेपी की तरफ एकदम एक रेला लगा हुआ है, वो दल बदल से भी मालूम होता है, आदमी बीजेपी की तरफ जाना चाह रहा है।
इस वजह से भी एक ये मैसेज है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास में है, उसको लग रहा है कि सब हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उस अति आत्मविश्वास में बीजेपी कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे बाकी पार्टियों में उम्मीद जग रही है। बिल्कुल, उससे एक दूसरे जो विपक्षी पार्टियां बीजेपी को, उनको यूनाइट होने, पोलराइज होने, अपनी ज्यादा मेहनत करने की ताकत, ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जैसे नतीजे आए थे, उसके चलते गैर एनडीए पार्टियों के लिए मनोबल की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टियां चुनाव लड़ने के दमखम में लौटी है। चारों राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियां और नेता जमकर खर्च करने की तैयारी में है। इसका अर्थ है कि इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मतलब जब तक सांस तब तक आस में मुकाबले को कड़ा बनाने का इरादा है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। दिलीप, आपका कहना है कि बीजेपी की वजह से छोटी पार्टियों या उनके विरोधियों का मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं लगता है कि बीजेपी का भी मनोबल बहुत आसमां पे है और वो उस पर ये उनके विरोधी ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? नहीं, बीजेपी में आत्मविश्वास के कुछ स्वाभाविक कारण है। जिस तरह से जीत के आए हैं, जिस तरह से उनकी इस वक्त 100 दिन के बाद भी अगर देखें जितने सर्वे आए हैं, तो किसी भी सर्वे में, तो बीजेपी का मनोबल पीक पे है। ये तो अपनी जगह तथ्य है, पीक पे है। और पीक पे रहने के कारण अति आत्मविश्वास का जो उनकी जो वो स्थिति है, उसमें कई सारी ऐसी गलतियां वो लगातार मतलब आप कहते हैं कि वो अति आत्मविश्वास हो गया अब जी। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जो पार्टियां जो उनके सामने लड़ रहे हैं, उनके लिए एक और साफ चीज दिखाई देता है कि उनके सामने नरेंद्र मोदी है। अब क्योंकि कोई स्थानीय नेतृत्व को नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी और राज्यों में कोई खुल के सामने नहीं चेहरा आ रहा है, तो उनको लगता है अगर नरेंद्र मोदी से हमें लड़ना है तो उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी आक्रामकता के साथ, उसी सोच के साथ, उसी तेवर के साथ उनसे लड़ना होगा। तो मुझे लगता है यह भी एक कारण है कि तमाम पार्टी के नेता अपने आप को नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वहां उनको अर्जुन मुंडा से लड़ना है या उनको वीरेंद्र चौधरी से लड़ना है या वहां पर उद्धव ठाकरे से लड़ना है। उनको लगता है उनकी लड़ाई इस वक्त नरेंद्र मोदी से होनी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि तमाम पार्टियों में एक नया जोश है, एक जुनून है, और वो मनोबल अगर आप कहें, आत्मविश्वास कहें, तो वो भी उस तरह का विकसित करने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अजीत, जमीनी तौर पर झारखंड के अंदर, हरियाणा में, महाराष्ट्र में क्या लगता है, क्या सचमुच में जो वहां के मुख्यमंत्री है वो अब बीजेपी के अति आत्मविश्वास के चलते कॉन्फिडेंस में है, या जमीनी कुछ हकीकत, जातिगत समीकरण या कुछ आबो हवा को लेकर के मनोबल में आए? वो अपनी ताकत को लेकर के वो लोग आत्मविश्वास में हैं, लेकिन बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो इस वजह से है कि इन तीनों राज्यों के आप नतीजे देखें और उनको विधानसभा सेगमेंट वाइज देखें। झारखंड में 14 में से 12 सीटें जीती है बीजेपी ने, और कोई 57-58 सीटों पर विधानसभा में उसको बढ़त है। ऐसे ही 7 सीटें जीती हरियाणा में और उसको कोई 55 सेगमेंट में उसको बढ़त है। महाराष्ट्र में तो क्लीन स्वीप कर दिया इन दोनों पार्टियों ने मिलाकर के 42 सीटें, 48 में से इनको 42 सीटें मिली और करीब 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें इनके। तो आत्मविश्वास का एक बहुत ठोस कारण बीजेपी का है, वो है, वो भले उस आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास का या कुछ कहीं पर वो जमीनी वो हकीकत है। इतने विधानसभा सेगमेंट में अगर बढ़त है, आपको 57-58 में है और 40 चाहिए है बहुमत के लिए, अगर 41 झारखंड में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। लेकिन जो दूसरी जो अपोनेंट है जो बीजेपी के, उनका मानना है कि वो लोकसभा में नरेंद्र मोदी की लहर में चुनाव हुआ है और उसका ग्राउंड लेवल के संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हरियाणा में कभी बीजेपी का संगठन नहीं रहा है, पिछली बार भी 4 सीटें वो लोग जीते हैं और 45-48 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। तो जमीनी संगठन नहीं है, इस वजह से जो छत्रप हैं और जो विरोधी नेता हैं बीजेपी वो बहुत आत्मविश्वास में है। दिलीप जी, क्या ये मनोबल कांग्रेस से, हेमंत सोरेन से, जेएमएम, बाकी पार्टियों से खूब खर्चा नहीं करवाएगा? क्या लगता है पार्टियां पूरा दमखम हर तरह से साधन जोक देगी? ये तो वो देख चुके हैं। और आप लगातार अगर 1 महीना पीछे से देखें, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र का प्रचार हो रहा है, तो उनको लगता है कि जिस तरह से इसलिए खूब खर्च करो। उनको लगता है कि ये अब नई नरेंद्र मोदी ने सियासत में जिस तरह से चुनाव प्रबंधन में
जिस तरह की उन्होंने नई व्यवस्था कायम की है, अब उस नई व्यवस्था के जरिए ही उनके विरोधी जो हैं उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे और हैं। उस तैयारी में पूरा लग रहा है आपको कि पूरा दम लगा के और खूब बिल्कुल संसाधन खूब लगाए जाएंगे। संसाधन भी लगा रहे हैं और पूरा उनकी जो रणनीति थी, उन्होंने देखा किस तरह से इसका परिणाम आए हैं। उनको लगता है कि ये तमाम हथकंडे जो उनके नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी अपनाने वाली है, उससे हमें अगर लड़ना है तो उससे कमी नहीं कर सकते हैं। वो उसी तरह के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल भी वो करेंगे। अजीत, क्या लगता है झारखंड में भी छोटी पार्टियां और ये कंजूसी बरत रही होगी, क्योंकि उन नतीजों को या जो भी हो या नहीं, कोई कंजूसी नहीं, पूरा सब कुछ साधन जोक दिए जाएंगे? अभी तो सरकार का ही विज्ञापन चल रहा है। अभी हाँ, जब तक चुनाव की ठीक घोषणा बात, नहीं हाँ। हुई थी तब तक सरकार के विज्ञापन चले, और ये दावा किया झारखंड की सरकार ने कि जो काम 13 साल में दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई वो 1 साल में हमने करके दिखाया। उसके खूब विज्ञापन चले हरियाणा में। नहीं, लेकिन सरकार बाकी के जो विज्ञापन- मुख्य चुनाव होगा उस समय जेएमएम में आंसू है, बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, ये खर्चा करने की स्थिति में होगी या लगाए निकालेगी पैसा? आप चुनाव झारखंड का इतने दिनों से देख रहे हैं, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती है। उसका एक परंपरागत वोट बैंक है जो उसको वोट करता है, उनको उसमें नहीं करना है। लेकिन जो दूसरी पार्टी जैसे कांग्रेस को करना है, हाँ, आज कांग्रेस सुदेश करेगी, महतो की हाँ। पार्टी को करना है, बाबूलाल मरांडी की पार्टी को करना है, इन लोगों को करना ही होगा, क्योंकि वो बीजेपी जिस स्केल पर लड़ेगी उसी स्केल पर इनको लड़ना होगा। उसी में महाराष्ट्र पे भी लगता है कि बिल्कुल एनसीपी और शरद पवार और ये पूरा लगाएंगे तो ज्यादा झोंके। ताकत लगाएंगे, वो तो सरकार में है। और महाराष्ट्र बचाना है, कांग्रेस और बहुत एनसीपी, बड़ी- शरद पवार दोनों बहुत- के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जी अजीत, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। दिलीप जी, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।